हेलो बच्चों, गंगवार इंस्टीट्यूट फॉर नीट चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। और बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि एनटीए के द्वारा आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ मॉक टेस्ट अपलोड किए जा रहे हैं। बेटा, इन क्वेश्चन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एनसीईआरटी के बाहर से भी पूछे जा रहे हैं और एनसीईआरटी से भी पूछे जा रहे हैं। तो अभी तक मैं क्या करा रहा था कि जो एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन थे वो मैं सॉल्व करा रहा था आपको, लेकिन अब मैंने ये प्लान किया है कि जो एनसीईआरटी के बाहर के और एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, दोनों तरह के क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूं। तो बेटा, ये जो वीडियो, इसमें हम 90 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एनटीए नीट टेस्ट नंबर 6 के। टेस्ट नंबर 6 के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बाकी जो 5 टेस्ट हुए हैं उनके भी सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। जो भी उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पे आप गलती करते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो बेटा, इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप अच्छी तरीके से करिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा। और जब क्वेश्चन डिस्प्ले होगा तो उसको पहले खुद समझने की करने की कोशिश करिएगा और उसके बाद वीडियो को आगे देखिएगा। ठीक है? तो क्वेश्चन मैं डिस्प्ले करूंगा, पढ़ूंगा, पहले आप आंसर खुद करिएगा और एक पेपर ले लीजिए। उस पेपर पे लिखते रहिए कि कौन सा क्वेश्चन आपने गलत किया है और कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया। एक आंसर की आप बना लीजिए, एक जो आपने आंसर किया और जो मैंने आंसर करा, आप देखिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। तो इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि आपकी तैयारी किस तरीके से चल रही है। और एनसीईआरटी के बाहर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे वो आपके तैयार हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो अगर आप चाहते हैं कि बाकी जो 5 टेस्ट हैं वो भी मैं अपलोड करूं तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ ही कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। चैनल पे अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बेटा है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट इट्स। बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है दैट इज नेम्ड एज लाइफ स्पैन। ये बेटा एनसीईआरटी में डायरेक्टली आपको दी गई लाइन है। रिप्रोडक्शन यूनिट में अगर आप पढ़ेंगे तो लाइफ स्पैन के बारे में आपको बताया गया है, जन्म से लेके प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसी को लाइफ स्पैन के नाम से जाना जाता है। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, विच सेल आर स्टिमुलेटेड बाय द एफएसएच इन मेल। मेल में एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से कौन सी सेल स्टिमुलेट होती है? तो बेटा, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो सर्टोली सेल को स्टिमुलेट करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है और सर्टोली सेल पे एक्ट करता है। और जो एलएच हार्मोन होता है बेटा, एलएच हार्मोन लेडिक सेल के ऊपर एक्ट करता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, एल फॉर एलएच एंड एल फॉर द लेडिक सेल। कभी गलत नहीं होगा क्वेश्चन आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको बेटा क्या दिया गया, काफ़ी इसमें लैंग्वेज दी गई है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन है जो मैं लगातार अपने टेस्ट में आपको करा भी रहा हूँ। ए फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू ए। अब ए बेटा यहाँ पर क्या होगा, 15 to 20। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो 15 to 20 मेमोरी लोब में डिवाइडेड होता है। तो ए में आप क्या फिल करेंगे, 15 to 20। containing cluster of cell called alveoli. The cell of alveoli secrete milk which is stored in the cavities of alveoli. The alveoli open into, अब alveoli बेटा ओपन होती हैं मेमोरी ट्यूब्यूल में, और द मेमोरी ट्यूब्यूल ऑफ ईच लोब ज्वाइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट. सेवरल मेमोरी डक्ट ज्वाइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफेरस डक्ट. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने आपको कराया है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स करके मैंने आपको दिखा दिया है और ये एनसीईआरटी की बेटा डायरेक्ट लाइन है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड कैन नॉट बी प्रैक्टिकली यूज्ड। इनमें आपसे पूछा गया कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मैथड ऐसा है जिसको प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता है या प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो बेटा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कंडोम के बारे में तो कंडोम को प्रैक्टिकली यूज किया जाता है।
कॉपर रिलीजिंग आईओडी कॉपर टी का यूज़ किया जाता है, इम्प्लांट को यूज़ किया जाता है। लेकिन लैक्टेशनल एमिनोरिया की अगर हम बात करते हैं तो लैक्टेशनल एमिनोरिया एक ऐसा तरीका है जिसको प्रैक्टिकली हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लैक्टेशनल एमिनोरिया एक ऐसा मेथड है जो इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि बच्चे के जन्म के 6 महीने के बाद तक जब तक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती रहेगी तब तक कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी। द फॉलोइंग मेथड ऑफ ART बेटा होता है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। फर्टिलाइजेशन विल बी इन वाइवो। बेटा इन वाइवो का मतलब बॉडी के अंदर होना फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और इन विट्रो का मतलब होता है बेटा फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में कराया जाना। तो देखिए पहला जो तरीका है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन इन विट्रो है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। दूसरा ऑप्शन में बेटा जिफ्ट दिया गया जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, तो यहाँ पर जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में कराया गया, तो इन विट्रो ये भी हो जाएगा। ICSI का नाम है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट किया जा रहा है यानी फर्टिलाइजेशन कराया जा रहा है टेस्ट ट्यूब में, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। AI टेक्निक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक की बात करें बेटा तो इस टेक्निक में फीमेल की वेजाइना में या यूट्रस में स्पर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है और स्पर्म और एग का फ्यूज़न फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, तो यही तरीका हो जाएगा। तो डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, मेंडल कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग सेवरल। अब यहाँ पर उन्होंने सेवरल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पीलाइन का यूज़ किया था, तो यहाँ पर बेटा जो आपका आंसर होगा वो ए हो जाएगा। और उन्होंने कितनी ट्रू ब्रीडिंग लाइन का यूज़ किया था? 14। मेंडल ने 14 ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पीलाइन का यूज़ किया था और ये लाइन सीधे आपको NCERT में लिख के दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। एन ऑर्गेनिज्म हैज़ 2 अनलिंक्ड जीन P and Q. Its genotype is capital P small p capital Q small q. How many different type of gamete will be formed? तो बेटा गैमीट बनाने का तरीका होता है, जैसे यहाँ पर आपको कंडीशन दी गई है कैपिटल P स्मॉल p एंड कैपिटल Q स्मॉल q। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन के लिए हम 2 यूज़ करते हैं और होमोजाइगस के लिए 1 यूज़ करते हैं। दोनों हेट्रोजाइगस तो दोनों के नीचे 2 हमने लिख लिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 आंसर आ जाएगा, 4 गैमेट बनेंगे। इसी तरीके से बेटा मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन दी जाए कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b और आपसे पूछा जाए कितने गैमेट बनेंगे, तो आप क्या करोगे? ये हेट्रोजाइगस है तो इसके नीचे 2 लिखोगे, बी वाले जीन का होमोजाइगस कंडीशन तो 1 लिखोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर 2 गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल C स्मॉल c से कितने गैमीट बनेंगे, तो तीनों हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तीनों के नीचे आप 2 लिख के और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें 8 तरह के गैमीट बन जाएंगे। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन DNA मस्ट हैव। बेटा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट DNA के उस पार्ट को कहा जाता है जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि DNA की पूरी लेंथ ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व नहीं होती है। DNA का एक पार्ट जो ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होता है उसे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं और इसमें 3 पार्ट होते हैं बेटा, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑप्शन इज यूज्ड इन ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब बेटा प्रोटीन सिंथेसिस है, तो प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन से RNA यूज़ होते हैं बेटा? mRNA, tRNA और rRNA तीनों का यूज़ किया जाता है। mRNA टेम्पलेट के रूप में काम करता है, tRNA अमीनो एसिड को लेके आता है और जो rRNA है ये कैटालिटिक और स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, तो तीनों का यूज़ ट्रांसलेशन में होता है। क्वेश्चन 10 बेटा यहाँ पर है कि प्राइमेट कॉल्ड ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वर एग्जिस्टिंग। तो बेटा NCERT में डायरेक्टली लिखा है कि आज से 15 मिलियन साल पहले ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस एग्जिस्ट करते थे। 15 मिलियन ईयर एगो का मतलब है कि करीब 1.5 करोड़ साल पहले ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस इस अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा आपसे कहा गया सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच आपको बताना है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं इन ऑप्शन को जब आप देखेंगे तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया एग्जाम्पल ऑफ एडॉप्टिव रेडिएशन। इसमें बेटा आपको डार्विन फिंच और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल दिए गए, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट मैच है।
दूसरा बेटा ऑप्शन है हार्डी बीनबर इक्विलिब्रियम का, जिसमें कहा है एलील फ्रीक्वेंसी ने पॉपुलेशन आर स्टेबल, ये भी एकदम सही है। हार्डी बीनबर इक्विलिब्रियम में एक पॉपुलेशन की एलील फ्रीक्वेंसी स्टेबल होती है। रिजल्ट ऑफ डिफरेंट एडॉप्टिव रेडिएशन, लीमर एंड स्पॉटेड कस्कस ये अलग अलग एडॉप्टिव रेडिएशन की वजह से इनका फॉर्मेशन हुआ, ये भी सही है। अब जो डी ऑप्शन बेटा यहाँ पर दिया गया उसमें लिखा है रिजल्ट ऑफ सेम एडॉप्टिव रेडिएशन बॉबकैट एंड फ्लाइंग फ्लेंजर, ये गलत है, क्योंकि ये जो बॉबकैट और फ्लाइंग फ्लेंजर है ये डिफरेंट एडॉप्टिव रेडिएशन की वजह से बने हुए हैं। तो बेटा यही डी आपका आंसर हो जाएगा, आपको इनकरेक्ट बताना था। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा आपसे पूछा गया है कि मैरी मेलॉन वॉज ए कुक, एनसीईआरटी में दिया गया बाय प्रोफेशन एंड आल्सो ए कैरियर ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज, विच टेस्ट इज कॉमनली यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज। तो बेटा मैरी मेलॉन की अगर हम बात करें तो मैरी मेलॉन टाइफाइड की कैरियर थी, और टाइफाइड के लिए जो डायग्नोस करने के लिए जो हम टेस्ट यूज करते हैं दैट इज़ द वाइडॉल टेस्ट। तो बेटा यहाँ पर आपका जो आंसर होगा ये बी हो जाएगा, दैट इज़ द वाइडॉल टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम चलते हैं, इसमें आपको बेटा फिल इन द ब्लैंक्स करना है 13 क्वेश्चन में। तो जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया है फिर फिल इन द ब्लैंक्स, 1 इज द मेन लिम्फोसाइट ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल, फिर 2 दिखा है लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस। तो बेटा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ए में, तो ए में हम बोन मैरो को फिल करेंगे, है ना, क्योंकि बोन मैरो की अगर हम बात करते हैं तो बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस, ठीक है। तो 2 पे क्या रखोगे आप, इंक्लूडिंग रखोगे यहाँ पर। फिर द 3 क्या हो जाएगा, थाइमस इज ए लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर द हार्ट एंड बीनीथ द ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन स्टर्नम को नाम दिया जाता है बेटा। फिर क्या लिखा है, द 3 मतलब थाइमस इज क्वाइट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट कीप रिड्यूसिंग इन साइज विद एज एंड बाय द टाइम प्यूबर्टी इज अटेंड इट रिड्यूसेस टू वेरी स्मॉल साइज। बोथ 1 मतलब बोन मैरो एंड 3 मतलब थाइमस प्रोवाइड माइक्रो इन्वायरमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट। तो आपका आंसर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा है कि एक क्रॉप मस्ट बी टेस्टेड फॉर एटलीस्ट हाउ मेनी ग्रोइंग सीजन बिफोर रिलीज फॉर कॉमर्शलाइजेशन। तो बेटा ये आपको जो स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसमें आपको स्टेप बताए गए हैं नई क्रॉप के डेवलपमेंट के लिए। तो किसी भी क्रॉप को तैयार करने के बाद उसे कम से कम 3 ग्रोविंग सीजन तक ग्रो कराया जाता है, उसको मार्केट में रिलीज करने से पहले या कॉमर्शलाइजेशन से पहले। क्वेश्चन नंबर 15, फिशरीज इंक्लूड रेयरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ। रेयरिंग का मतलब पालना, कैचिंग मतलब पकड़ना और सेलिंग मतलब बेचना। अब फिशरीज का बेटा मतलब होता है मछली पालन, लेकिन यहाँ पर आंसर केवल फिशेज ओनली नहीं होगा, ये गलत है। फिशेज एंड मोलस्क ओनली, ये भी गलत है। फिशेज मोलस्क एंड प्रॉन ओनली, ये भी गलत है। फिशेज मोलस्क एंड क्रस्टेशियन एक्सेट्रा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। तो आप देखिए जरा ऑप्शन यहाँ पर जो दिए गए हैं, मल्टीपल ओवुलेशन embryo transfer technology is a program for herd improvement. In this method a cow is administered हार्मोन विद। अब विद के बाद 1 पे जो आप फिल करेंगे वो FSH फिल करेंगे, यानी बी ऑप्शन तो आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है और डी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। बी और डी ऑप्शन आपके यहाँ पर नहीं हो सकते हैं क्योंकि ए पे आपको FSH फिल करना है, ठीक है बेटा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, to induce follicular maturation and superovulation instead of 1 egg which they normally yield per cycle they produce। अब यहाँ पर नंबर 2 पे जो बेटा आपको दिया गया है वो आंसर होगा 6 से 8 एग। अब आप देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, डी ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि ए पहले दिया गया है। अब सी ऑप्शन में बेटा यहाँ पर 1 पे FSH है, 2 पे 6 to 8 है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन भी हम नहीं हो सकता है, बी ऑप्शन नहीं हो सकता है, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। अब 3 और 4 पे देख लीजिए आप, द फर्टिलाइज्ड एग एट 8 to 32 सेल स्टेज, 8 से 32 सेल स्टेज पे इनको नॉन सर्जिकली रिकवर किया जाएगा, नॉन सर्जिकली रिकवर किया जाएगा। और फिर इसके बाद जो जेनेटिक मदर है उसमें हम फिर से सुपर ओवुलेशन करा सकते हैं। तो बेटा ये भी NCERT की लाइन है, स्ट्रेटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर से। क्वेश्चन नंबर 17 बेटा आपको यहाँ पर दिया गया, इसमें आपसे पूछा गया सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछा गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या दिया गया बेटा, एक्टिवेटेड स्लज सेडिमेंट इन सेटलमेंट टैंक ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज रिच इन सोर्स ऑफ
एरोबिक बैक्टीरिया, तो बेटा यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं अगर हम एक्टिवेटेड स्लज की बात करते हैं। दूसरा, बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द एक्टिविटी ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया ऑन एनिमल वेस्ट, यहाँ पर बेटा बायोगैस का प्रोडक्शन एनारोबिक बैक्टीरिया करते हैं, तो ये भी गलत है। मिथेनोबैक्टीरियम इज एन एनारोबिक बैक्टीरियम फाउंड इन रूमेन ऑफ कैटल, तो ये स्टेटमेंट जो आपको दिया गया मिथेनोबैक्टीरियम, ये सही है, सी ऑप्शन। डी ऑप्शन में लिखा है कि बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस इज प्योर मेथेन, ये गलत स्टेटमेंट है। जो बायोगैस है बेटा ये प्योर मेथेन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाई मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज एंड पीपल कंसर्न विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट इज नोन एज, इसे बायो पायरेसी का केस कहा जाता है बेटा। और बायोटेक में इसके बारे में बायो पायरेसी के बारे में आपको बताया गया, जैसे टर्मरिक, नीम, बासमती राइस, इनकी बायो पायरेसी की गई, जो कि हमारे रिसोर्सेज हैं, इंडिया के रिसोर्सेज, इनकी बायो पायरेसी खास तौर से अमेरिकन कंपनीज के द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा एडॉप्टेशन इन ऑर्गेनिज्म कैन बी, ऑर्गेनिज्म में अडॉप्टेशन कैसा होता है? ऑप्शन है मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल या ऑल, तो आंसर बेटा ऑल हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं कैक्टस में, तो कैक्टस के जो कांटे हैं, अपुंशिया के जो कांटे हैं, वो मार्फोलॉजिकल अडॉप्टेशन है पानी को बचाने के लिए। फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन की बेटा अगर हम बात करें तो कंगारू रेड जो वाटर को कंजर्व करता है वो फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशन करता है, इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करता है। और बिहेवियरल अडॉप्टेशन की बात करते हैं तो डेजर्ट लेजर्ड में बिहेवियरल अडॉप्टेशन पाया जाता है, जिसके द्वारा वो गर्मी से अपना बचाव कर सकती है। और ये सारे आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा बेटा डेट्राइटी और ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल दैट प्रोसेस इज कॉल्ड। बेटा डेट्राइटी और जैसे अर्थवर्म होता है, और ये डेट्राइटस की बात करें तो रॉ मटेरियल होता है डिकम्पोजिशन के लिए। तो अर्थवर्म डेट्राइटस को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ता है, इस प्रोसेस को फ्रेगमेंटेशन का नाम दिया जाता है। एनसीईआरटी में आपको बेटा ये लाइन दी गई है। अगला पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ ओनली डैश डैश ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया, तो इंडिया वर्ल्ड का 2.4% लैंड एरिया कवर करता है, लेकिन इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है बायोडाइवर्सिटी में वो 8.1%, और इसीलिए इंडिया जो 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं उनमें से एक पार्ट है। बेटा अगला क्वेश्चन 23, फाइंड द करेक्ट मैच। अब ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया है। जैसे राउल्फिया की बात करें तो राउल्फिया से रेसरपिन नाम का जो केमिकल बेटा वो रूट से ऑब्टेन किया जाता है, तो राउल्फिया को आप किससे मैच करेंगे? रूट से। क्विनीन से, क्विनीन की अगर हम बात करें तो क्विनीन का यूज़ मलेरिया के केस में किया था, और क्विनीन को बार्क से, सिंकोना प्लांट की बार्क से ऑब्टेन किया जाता है, तो बी को 3 से मैच करेंगे आप। और कुरकुमा लौंगा, कुरकुमा लौंगा बेटा हल्दी है और इसके राइजोम से हल्दी निकाली जाती है, तो यहाँ पर सी को 1 से मैच करेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा सी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है बेटा हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब इज रन बाई। हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब की बात करें तो रमेश चंद डागर के द्वारा इसे रन किया जाता है, और एनसीईआरटी में लिखा है कि इसकी जो मेंबरशिप है दैट इज़ 5000 फार्मर्स। क्वेश्चन नंबर 25 बेटा यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आपसे पूछा गया कि दीज आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेराइटीज़ ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया, तो बेटा यहाँ पर आंसर मैनुअल हो जाएगा। मैनुअल आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेराइटीज़ ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। एक एरिया में जितनी भी जातियाँ पाई जाती, चाहे वो प्लांट की हों या एनिमल की हों, उन सभी जातियों का जो आइडेंटिफिकेशन है मैनुअल में करते हैं। अगर एक एरिया में पाई जाने वाली सभी प्लांट स्पीसीज की हम बात करें तब हम फ्लोरा आंसर करेंगे, और ये आंसर बेटा एनटीए ने गलत भी दिया है अपने टेस्ट में, तो वहाँ पर फ्लोरा आंसर दिया गया अगर आपने टेस्ट दिया होगा, लेकिन सही आंसर क्या होगा बेटा? मैनुअल यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट हैव द एबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इनमें से कौन सी स्पीसीज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकती, आप कह सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर सकती है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं नॉस्टॉक के बारे में, एनाबिना के बारे में, ये साइनोबैक्टीरिया है, इनमें हेट्रोसिस्ट है जो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करती है। एजिटोबैक्टेरिक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है, लेकिन स्पाइरोगाइरा की अगर बात करें ये एक एल्गी और इसमें नाइट्रोजन फिक्स करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। केवल कुछ प्रोकैरियोटिक स्पीसीज ही हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता पाई जाती है। स्पाइरोगाइरा एक एल्गा है जो कि यूकैरियोट, और इसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन की क्षमता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 27 में बेटा पूछा है सिलेजिनेला कैन बी रिगार्डेड एज द एवोल्यूशनरी एडवांस
टेरिडोफाइट बिकॉज ऑफ। सिलेजनेला की बात करें तो इवोल्यूशनरी एडवांस माना जाता है क्योंकि इसमें बेटा हेट्रोस्पोरी पाई जाती है और हेट्रोस्पोरी सीड हैबिट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्वेश्चन नंबर 28 में बेटा आपसे पूछा गया कि एडल्ट एनिलिड हैव सिमेट्री सिमिलर टू दैट ऑफ। तो एडल्ट एनिलिड में कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है एडल्ट एनिलिड में। अब एडल्ट सिलेंट्रेट में तो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। मोस्ट ऑफ स्पॉन्जेज एसिमेट्रिकल होते हैं। एडल्ट इकानोडर्म में रेडियल सिमेट्री है, तो कॉर्डेट में ही भी बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, तो आंसर यहाँ डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 बेटा आपसे पूछा गया मेंबर ऑफ द विच फाइलम लैक ए वेल डिफाइंड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। किस फाइलम के मेंबर में सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है? तो बेटा एस्केलमिंथ की अगर बात करें तो एस्केलमिंथ में सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम डिफाइंड नहीं होते हैं, जबकि अगर एनलिडा, आर्थ्रोपोडा और हेमिकॉर्डेटा की बात करें तो यहाँ पर सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा पूछा गया सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए, इनमें से एक स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला ऑप्शन पढ़िए, ए बड इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ पेटियोल इन बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीफ, सही है। स्वेलन लीफ बेस अकर इन सोलेनेसी, गलत है बेटा। स्वेलन लीफ बेस की अगर हम बात करें तो ये लेगुमिनोसी के मेंबर में पाया जाता है। स्टेम टेंड्रिल अकर इन पी में बेटा लीफ टेंड्रिल पाए जाते हैं, तो ये भी गलत है। फिलोक्लेडिज एक्सपेंडेड पिटियोल विच बिकम ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक, बेटा जो एक्सपेंडेड पिटियोल होता है उसे फिलोड कहा जाता है, यहाँ फिलोक्लेड लिख गया इसलिए गलत है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। 33 बेटा आपको दिया गया है, पी स्टेटमेंट दिया गया कि एपिथेलियम इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो बेटा ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिंपल क्यूबॉइडल, है ना। अगर ए आप बताना चाहें तो पी सिंपल क्यूबॉइडल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर क्यू में क्या लिखा है? एपिथेलियम बेस फाउंड इन द इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन लाइक ब्रोंकियोल एंड फेलोपियन ट्यूब। तो बेटा ब्रोंकियोल और फेलोपियन ट्यूब की अगर बात करें तो वहाँ पर क्या पाई जाती है? सिलेटेड एपिथेलियम पाई जाती है। तो बेटा ए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ए तो सिंपल क्यूबॉइडल होगा, बी सिलेटेड होगा। बाकी किसी ऑप्शन में आप देखिए कि ए ऑप्शन में सिंपल क्यूबॉइडल ए में दिया गया है, लेकिन बी में सिंपल कॉलमनर, तो ये नहीं हो सकता है। यहाँ पर बी ऑप्शन में ए में सिंपल कॉलमनर, तो ये गलत हो गया। सी में अगर आप देखें तो सिंपल कॉलमनर यहाँ भी लिखा तो ये गलत हो गया, तो यहाँ पर डी ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। अब तीसरा ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, एपिथेलियम सी प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस। तो केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से जो प्रोटेक्शन हो कौन? कंपाउंड एपिथेलियम देती है, तो आपका डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड ग्लाइक्सिसोम। बेटा ग्लाइक्सिसोम की बात करें, अब ये एनसीईआरटी में पॉइंट आपको नहीं दिया गया, लेकिन अगर आपने इंस्पेक्शन बेटा पढ़ी होगी या बायोनिट के क्वेश्चन लगाए होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया कि एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर में ग्लाइक्सिसोम प्रेजेंट होता है। एनसीईआरटी में ग्लाइक्सिसोम का या एंडोस्पर्म ऑफ कैस्टर का कोई जिक्र नहीं है, तो ये एनसीईआरटी के बाहर का पॉइंट है जिसे आप डायरेक्टली याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में बेटा आपसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो पहला है इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट, तो बेटा ये गलत है क्योंकि इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, तो इसका नेचर प्रोटीन जो गलत है। ग्लूट फॉर प्रोटीन ये सही है, लेसिथिन ग्लाइकोप्रोटीन सही है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड सही है, तो ए आंसर बेटा इनकरेक्टली मैच है, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड अमाउंट ऑफ डीएनए in a spore mother cell of bryophyte in G2 stage if the spore contain 5 chromosome and 5 picogram of DNA। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर कह रहे हैं कि स्पोर में 5 पिकोग्राम DNA है और 5 क्रोमोसोम है, तो आपको स्पोर मदर सेल में बताना है कि कितने क्रोमोसोम होंगे और कितने पिकोग्राम DNA होगा। बेटा ये बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे एक स्पोर मदर सेल है, एक स्पोर मदर सेल से मियोसिस होने के बाद 4 स्पोर बनेंगे। अब एक स्पोर में अगर 5 पिकोग्राम डीएनए, तो इसका मतलब है कि चारों स्पोर में 5-5 होगा, तो इसका मतलब चारों स्पोर में टोटल कितना डीएनए है? 5 पिकोग्राम, यानी टोटल 20 पिकोग्राम, यानी स्पोर मदर सेल में बेटा 20 पिकोग्राम डीएनए हो गया। तो क्लियर हो गया। अब मियोसिस की खास बात क्या है कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, यानी अगर बेटा स्पोर में 5 क्रोमोसोम है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पोर मदर सेल में
10 क्रोमोसोम रहे होंगे। तो यानी यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा बेटा। ये मियोसिस के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 बेटा आपसे पूछा गया रूट प्रेशर इज मैक्सिमम व्हेन। ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया, याद करना है। रूट प्रेशर बेटा तब ज़्यादा होगा जब ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो और एब्जॉर्प्शन हाई हो। जब रूट में वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा और ट्रांसपिरेशन का रेट कम होगा, उस कंडीशन में रूट प्रेशर सबसे मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में बेटा आपसे पूछा गया है सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो पहला है फोटोलिसिस ऑफ वाटर MnNCl सही है। कैटायन एनायन बैलेंस पोटेशियम एंड क्लोराइड ये भी सही है। रेडॉक्स एलिमेंट आयरन कॉपर ये भी सही है। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट बोरान एंड कॉपर ये गलत है बेटा, क्योंकि कॉपर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट में रोल नहीं प्ले करता है। कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसपोर्ट में बोरान का रोल होता है, तो ये बेटा इनकरेक्ट पेयर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 ये भी बेटा एनसीईआरटी में एसिमिलेटरी पावर डायरेक्ट लिखा नहीं, तो आप याद कर सकते हैं लाइट रिएक्शन में एसिमिलेटरी पावर प्रोड्यूस्ड आर। तो एसिमिलेटरी पावर बेटा ATP और NADPH होता है। ATP और NADPH को एसिमिलेटरी पावर कहा जाता है। ये लाइट रिएक्शन में बनते हैं और डार्क रिएक्शन में इन्हें यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 में बेटा आपसे पूछा गया C2 एक्सेप्टर एंड कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम इन मीजोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट आर रेस्पेक्टिवली। तो बेटा C4 प्लांट में जो मीजोफिल सेल होती हैं उनमें जो CO2 का एक्सेप्टर होता है वो फास्फोइनॉल पायरुवेट पेप होता है और एंजाइम पेप्केज होता है। तो C आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया कि इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ध्यान दीजिए एरोबिक रेस्पिरेशन में कह रहा है देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल द हाइड्रोजन एटम रिलीजिंग हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो बेटा अगर पायरुवेट की हम बात करें तो पायरुवेट में 3 कार्बन होते हैं और कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब ये है कि तीनों कार्बन CO2 के फॉर्म में निकल जाए, यानी 3 CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होंगे एक पायरुवेट से। यानी एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं और 2 पायरुविक एसिड से 6 कार्बन रिलीज होंगे। यहाँ पर एक पायरुवेट की बात की है तो 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज होंगे एक पायरुवेट से। क्वेश्चन नंबर 42 में आपसे पूछा बेटा हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू गिवन बिलो आर फॉर्म बाय डी डिफ्रेंसिएशन। तो बेटा डी डिफ्रेंसिएशन की डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में दी गई है। तो डी डिफ्रेंसिएशन से फॉर्मेशन बेटा होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम का। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम डी डिफ्रेंसिएशन नाम के प्रोसेस के द्वारा बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में बेटा आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ऑप्शन आपको पहला दिया गया मस्कुलरिस म्यूकोसा, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ द थिन मेसोथेलियम विद सम कनेक्टिव टिश्यू, जो कि गलत है। बेटा जो सिरोसा होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होती है हमारे गट में और ये थिन मेसोथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। बाकी बी ऑप्शन लिखा हेपेटिक लोब्यूल, देज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर कंटेनिंग हेपेटिक सेल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड, सही है। पैराइटल सेल दिस सिक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर इन स्टमक, ये भी सही है। और फिर नीचे आपको यहाँ पर डायरिया दिया गया है, द एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट एंड इंक्रीज लिक्विडिटी ऑफ फेकल डिस्चार्ज, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 में फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया बेटा ए स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड AA, यहाँ पर हो जाएगा रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर RRC, इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पोन्स रीजन ऑफ ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर, PC कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर, कैन मॉडरेट द फंक्शन ऑफ द RRC। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन C का मतलब बेटा रिड्यूस, अगर PC से कोई सिग्नल जाएगा तो रिड्यूस करेगा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। फिर लिखा डी सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू। तो डी रिदम सेंटर के पास है बेटा एक कीमो सेंसिटिव एरिया CA हो जाएगा। तो अब ऑप्शन आप मैच करेंगे बेटा यहाँ पर, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो डी आंसर हो जाएगा। डी में आपको सारी चीज़ सही दी गई। ए में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, बी न्यूमोटैक सेंटर, सी रिड्यूस, डी कीमो सेंसिटिव एरिया और जो ई है CO2 एंड हाइड्रोजन आयन के प्रति सेंसिटिव होता है अगर कीमो सेंसिटिव एरिया की बात करें। तो ये भी बेटा NCERT का ही पॉइंट है।
सीरम इज़ हैविंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सीरम में कौन सी चीज़ होती है इसको छोड़कर। तो बेटा सीरम की बात करें तो प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। तो बेटा इसका मतलब है सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाए जाते हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 46 में बेटा पहला ऑप्शन आपको दे रखा है पीसीटी कॉलम 1 में। तो पीसीटी का काम क्या होता है बेटा, पीसीटी का काम मेनली है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। बाउमैन कैप्सूल की बात करें तो बाउमैन कैप्सूल का काम फिल्ट्रेशन हो गया। लूप ऑफ हेनले की बात करें तो लूप ऑफ हेनले काउंटर करंट मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होती है। और डीसीटी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, सभी एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में कहा है इन ए स्केलेटल मसल द मसल बंडल और फेजिकल आर हेल्ड टुगेदर बाई। मसल बंडल या फेजिकल को आपस में बांधने का काम फैसिया करता है, जो कि कोलेजन फाइबर से मेनली बना होता है। क्वेश्चन नंबर 48 में बेटा आपसे पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, 4 स्टेटमेंट है बेटा, उनमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो चलिए पढ़ते हैं जरा। पहला स्टेटमेंट है एसोसिएशन एरिया विच आर मेनली मोटर इन फंक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन मेमोरी एंड कम्युनिकेशन। ये गलत है बेटा। एसोसिएशन एरिया ना तो क्लियरली सेंसरी है और ना ही क्लियरली मोटर, तो ये गलत है। मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फॉर्म द ब्रेन स्टेम, सही है। The ciliary body itself continues forward to form a pigmented and opaque structure that is iris, ये भी सही है। The membranous labyrinth is filled with a fluid called endolymph, ये सही है। तो बेटा यहाँ पर 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जो पहला स्टेटमेंट आपको एसोसिएशन एरिया वाला दिया है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 49 है बेंथम एंड हुकर हैव गिवन द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट द क्लासिफिकेशन सिस्टम। आज खूब पूछा जाता है बेटा, बेंथम और हुकर ने जो सिस्टम दिया था ये नेचुरल सिस्टम इन्होंने दिया था फ्लावरिंग प्लांट के लिए। क्वेश्चन नंबर 50 बेटा व्हाट विल बी द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय ए फोर्सिबल एक्सप्रेशन। बेटा यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एक्सप्रेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बारे में। तो एक्सप्रेटरी रिजर्व वॉल्यूम की बेटा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1100 ml। वैसे बेटा एनसीईआरटी में एक्सप्रेटरी रिजर्व वॉल्यूम की जो वैल्यू दी गई है वो 1000 से लेकर 1100 ml दी गई है ना। तो यहाँ पर अब 1000 तो ऑप्शन में है नहीं, तो 1100 ml सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एंटी एंजाइटी इन नेचर। तो एंटी एंजाइटी इन नेचर बेटा बेंजोडाइजिपिन और बारबिट्यूरेट दोनों होते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर बोथ ए एंड बी हो जाएगा। यानी एंटी एंजाइटी मतलब अनिच्छा को कम करने के लिए या किसी काम में मन नहीं लगता तो उस केस में पेशेंट को बेंजोडाइजिपिन और बारबिट्यूरेट नाम की दवाइयाँ दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा कि माइकोप्लाज्मा डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोकैरियोट बाई। माइकोप्लाज्मा बाकी प्रोकैरियोट से अलग कैसे। तो बेटा इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है, जबकि बाकी प्रोकैरियोट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा इसेंशियल एलिमेंट आर। बेटा इसेंशियल एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं दीज आर नॉट रिप्लेसिएबल बाय अदर एलिमेंट। इन्हें किसी दूसरे एलिमेंट के द्वारा रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये एनसीईआरटी ने अपने क्राइटेरिया में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा था एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसेस बाय ईस्ट। ईस्ट जब बेटा फर्मेंटेशन करता है तो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल का फॉर्मेशन होता है, जिसे वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। तो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस में आपको ए ऑप्शन दिया गया RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर, ये सही है। RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस, ये भी सही। फीटस में सफ़र फ्रॉम सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस, ये भी सही है। और डी में लिखा दिस कंडीशन कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH एंटीबॉडी टू द फीटस। अब ये फीटस यहाँ नहीं होना चाहिए, टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट चाइल्ड। तो बेटा यहाँ पर जहाँ फीटस लिखा है यहाँ मदर होना चाहिए था, इसलिए डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 विच ऑफ द फॉलोइंग एंड मूव फर्स्ट ड्यूरिंग द जनरेशन ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल अलोंग द एक्सॉन। एक्सॉन के थ्रू जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है तो पहला आयन कौन सा मूव करता है बेटा, सोडियम आयन। क्योंकि जैसे ही कोई संदेश पहुंचता है एक्सॉन के ऊपर तो सबसे पहले सोडियम आयन के लिए परमिलिटी बढ़ती है, तो सोडियम आयन सबसे पहले मूव करता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसे आप याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, हु वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ जीनस होमो। बेटा होमो जीनस का पहला मेंबर होमो हैबिलिस था, इसके बाद होमो इरेक्टस का इवोल्यूशन हुआ, फिर होमो निएंडरथैलेंसिस आया और फिर होमो सैपियंस सैपियंस का इवोल्यूशन हुआ। तो होमो जीनस में सबसे पहले होमो हैबिलिस का इवोल्यूशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 में बताएगा फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल इज प्रिवेंटेड बाय। तो क्लोरोफिल को फोटो ऑक्सीडेशन से यानी ज़्यादा लाइट एनर्जी से प्रोटेक्ट करने का काम कैरोटीनॉइड करता है। ये भी प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली आपको नहीं बताया गया है। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा गया हिस्टोन आर। तो हिस्टोन की बेटा अगर हम बात करते हैं तो हिस्टोन आर सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन, खूब पूछा जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन होती हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा कि इन एनिमल स्पेशलाइज सेल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन वाज फर्स्ट सीन इन। तो बेटा पहली बार जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन की सेल थी वो प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल थी जो प्लेटी हेलमिंथ में अपीयर हुई। तो प्लेटी हेलमिंथ में पहली बार वेल डेवलप या स्पेशलाइज टाइप के एक्सक्रीटरी सेल का डेवलपमेंट हुआ, जिन्हें फ्लेम सेल कहा जाता है, प्रोटोनेफ्रीडिया कहा जाता है या सोलिनोसाइट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया, ए फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज। तो बेटा जेजी सेल रिलीज करती है यहाँ पर रेनिन को जब जीएफआर कम होता है। स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि दो रेनिन है, ये रेनिन एक एंजाइम को रिप्रेजेंट करता है और ये रेनिन हार्मोन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप सारे ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं तो आप गलती करेंगे। जेजी सेल RENI यानी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा, रेनिन की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये गलत होती है। क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे पूछा गया बेटा सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बेटा सिकल सेल एनीमिया सभी लोग जानते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। तो यहाँ पर बेटा और कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 में आपसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला ऑप्शन है इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम, सही है। इकोसिस्टम इज सेल्फ सस्टेनिंग एंड डायनेमिक स्ट्रक्चर, ये भी से इकोसिस्टम अपने आप को बनाए रखता है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर इकोसिस्टम, ये भी सही है। इन एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम फ्लो ऑफ एनर्जी इज नॉट यूनिडायरेक्शनल, गलत है बेटा। कोई भी इकोसिस्टम हो नेचुरली आर्टिफिशियल एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल ही होगा। तो डी आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्योंकि ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 में बेटा आपसे पूछा गया है कि लोकेशंस ऑफ सेरिब्रल एक्विडक्ट एंड कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइन एंड ह्यूमन ब्रेन आर रेस्पेक्टिवली। तो बेटा सेरिब्रल एक्विडक्ट मिड ब्रेन से पास होते हैं और कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना भी मिड ब्रेन में होता है। तो आंसर यहाँ पर ए होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 65 में फैक्चुअल क्वेश्चन है कि इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना मतलब काकरोच ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ उथीकी प्रोड्यूस बाय फीमेल। तो फीमेल में उथीकी का प्रोडक्शन 9 से 10 होता है, 9 to 10 उथीकी फीमेल के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में। चलिए बेटा इस क्वेश्चन में कहा गया सेलेक्ट द ऑप्शन विद करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिवन कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर एंड द हार्मोन इसेंशियली प्रेजेंट इन इट। तो जो बेटा फिगर आपको दिखाया गया इस फिगर को आप देख सकते हैं कि ये फिगर एक इम्प्लांट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक इम्प्लांट को रिप्रेजेंट करता है और इम्प्लांट में क्या होता है प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन को यूज़ किया जाता है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी में फिगर आपको दिया गया है। सब क्यूटेनियस का मतलब स्किन के नीचे से इम्प्लांट को लगाया जाता है। अगला पॉइंट बेटा आपसे ये पूछा गया कि जॉलेस फिश प्रोबेबली इवॉल्व अराउंड। जॉलेस फिश की बेटा बात करें तो आज से करीब 350 मिलियन साल पहले या 35 करोड़ साल पहले जॉलेस फिशेस का इवोल्यूशन हुआ था। जॉलेस फिश की बात करें तो इन्हें साइक्लोस्टोम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे पूछा बेटा कि इफ़ ए सब सेलुलर फ्रैक्शन फ्रॉम लिवर टिश्यू एग्जिबिट ए हाई लेवल ऑफ एसिड लाइपेजेस प्रोटीएजेस कार्बोहाइड्रेजेस एक्टिविटी द ऑर्गेनेल एसोसिएटेड विद इट। तो बेटा लाइपेज प्रोटीएज कार्बोहाइड्रेट ये सब एंजाइम है जो लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। तो आपका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 में कहा है क्लोज रिलेशन बिटवीन फ्लावर एंड पॉलिनेटिंग एजेंट इज बेस्ट सोन बाई। तो बेटा क्लोज रिलेशन पाई जाती है युक्का और मॉथ में। युक्का और मॉथ में क्लोज रिलेशन पाई जाती है, दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। तो सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में कीमोलिथोट्रॉफ आर दोज बैक्टीरिया विच कैन यूटिलाइज। बेटा कीमोलिथोट्रॉफ की अगर हम बात करते हैं तो इन्हें कीमो
ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का नाम दिया जाता है। और कीमो ऑटोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया होते हैं बेटा, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल को एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। बेटा कीमोलिथोट्रॉफिक या कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अकेले ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लाइट को एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ नहीं करते। अब ये एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया है, लेकिन अगर इंस्पेक्शन आपने पढ़ी होगी या बायोनिट से आपने क्वेश्चन किए होंगे तो वहाँ पर ये पॉइंट आपको जरूर दिया गया है। कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द ओनली ऑर्गेनिज्म ऑन दिस अर्थ दैट आर नॉट डिपेंड ऑन सनलाइट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे पूछा गया कि एडल्ट फ्रॉग और लैंड स्नेल क्या होते हैं। तो बेटा एडल्ट फ्रॉग यूरियोटेलिक नेचर के होते हैं और लैंड स्नेल यूरिकोटेलिक नेचर के होते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे पूछा गया है कि पीपल विथ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हैज़ 47 क्रोमोसोम इंक्लूडिंग 3 सेक्स क्रोमोसोम XXY। व्हाट इज द टर्म टू डिस्क्राइब द एबरेशन दैट अकर ड्यूरिंग मियोसिस दैट रिजल्ट इन एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। तो बेटा ये एबनॉर्मल क्रोमोसोम नंबर किस वजह से आता है? नॉन डिसजंक्शन की वजह से आता है। यानी जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते हैं, दैट इज नॉन डिसजंक्शन। अगला जो पॉइंट बेटा आपको दिया गया ये भी एनसीईआरटी में नहीं है। इसमें पूछा गया है कि इफ़ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन इज़ यूज ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज विच पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विल बिकम रेडियो एक्टिव। तो बेटा रेडियो एक्टिविटी हर रीजन में आपको नज़र आएगी, चाहे आप यूक्रोमेटिन की बात करें चाहे हेट्रोक्रोमेटिन की बात करें, दोनों ही रीजन में आपको रेडियो एक्टिविटी नज़र आएगी, क्योंकि हेट्रोक्रोमेटिन या यूक्रोमेटिन दोनों ही पार्ट में थाइमिन प्रेजेंट होगा और रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का अगर यूज़ करेंगे तो दोनों जगह पे आपको रेडियो एक्टिविटी नज़र आएगी, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट प्ले एनी रोल इन द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू जाइलम। जाइलम के थ्रू वाटर के मूवमेंट में किसका रोल नहीं है? तो बेटा कैपिलरिटी का रोल होता है, ये आपने पढ़ा है। रूट प्रेशर का रोल होता है, ट्रांसपिरेशन पुल का रोल होता है, लेकिन हाइड्रोजन आयन या एटीपीएस पंप का कोई रोल नहीं। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। बाकी कैपिलरिटी, रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल आपको एनसीईआरटी में दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 75 ये भी एनसीईआरटी में नहीं। ऑक्सीजन इंक्रीजेज द प्लास्टिसिटी, थिकनेस, पोरोसिटी या रिजिडिटी ऑफ सेल वॉल। तो ऑक्सीजन इंक्रीजेज प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल वॉल। ये बेटा आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में आपको नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 में पूछा गया कि इन फोटोसिंथेसिस द फर्स्ट स्टेप इज। तो बेटा फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन रिलीज बाय क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 में बेटा आपसे पूछा है कि राइबोजाइम क्या है। तो राइबोजाइम बेटा न्यूक्लिक एसिड हैं जिनमें एंजाइमेटिक एक्टिविटी पाई जाती है। तो दीज आर नॉन प्रोटीन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 78 में आपसे पूछा सॉ फिश और बेटा रिस्पेक्टिवली क्या है। तो बेटा सॉ फिश की अगर हम बात करें तो इसे प्रेस्टस कहा जाता है और बेटा को फाइटिंग फिश कहा जाता है। तो ये एनसीईआरटी में दिए गए, आप याद रखेंगे इनको। क्वेश्चन 79 में आपसे पूछा कॉमन बिटवीन कॉकरोच एंड क्रैब। तो बेटा कॉकरोच और क्रैब में आपसे कहा है कि कॉमन क्या है? मालपीजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन। गलत है बेटा, क्योंकि कॉकरोच में तो मालपीजियन ट्यूब्यूल होते हैं, लेकिन क्रैब चूँकि क्रस्टेशियन का मेंबर है और क्रस्टेशियन में पाई जाती है एंटीनल ग्लैंड। तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया क्योंकि कॉमन आपको बताना ये डिफरेंट हो गया। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड ये सही है। नॉन काइटिनस क्यूटिकल ये गलत, दोनों में काइटिनस क्यूटिकल पाया जाता है। एंड 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग ये भी गलत बेटा। 3 पेयर जॉइंटेड लेग इंसेक्ट में पाए जाते हैं, कॉकरोच में। क्रैब की अगर बात करें बेटा तो ये क्रस्टेशियन के मेंबर और इनमें 3 पेयर जॉइंटेड लेग नहीं होते हैं। तो आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर P2S कैन बी ऑब्जर्व इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में टीलोमियर प्रेजेंट होता है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है, यूक्रोमेटिन होता है और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन ओराई होता है। तो चारों चीज़ें प्रेजेंट, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट बायोडाइवर्सिटी। तो एक एक ऑप्शन पढ़ेंगे। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी अकर इन ट्रॉपिक, एकदम सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जॉटिक स्पीसीज में कॉज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यस, एलियन स्पीसीज इन्हें कहते हैं, एक्जॉटिक स्पीसीज कहते हैं, इनसे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है। हॉट स्पॉट आर द रीजन ऑफ वेरी हाई स्पीसीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, ये भी सही है। द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब इज नॉट बायोडाइवर्सिटी, ये गलत है बेटा। माइक्रोब की डाइवर्सिटी भी बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि माइक्रोब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 82 में बेटा आपसे पूछा गया था करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पोरोफाइट
स्पोरोफाइट ऑफ मार्केशियन, गैमेटोफाइट ऑफ फर्न, इनके लिए कौन सी बात करेक्ट है? तो बेटा स्पोरोफाइट ऑफ मार्केशिया की अगर हम बात करें और गैमेटोफाइट ऑफ फर्न की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कॉमन चीज़ ये है कि दोनों में वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते, यानी दोनों में जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाते। ये दोनों में कॉमन चीज़ है, क्योंकि मार्केशिया बेटा एक ब्रायोफाइट है और ब्रायोफाइट में तो वेस्कुलर टिश्यू होते नहीं, और फर्न टेरिडो है लेकिन फर्न में स्पोरोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। यहाँ गैमेटोफाइट ऑफ फर्न कहा गया है तो इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होंगे। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 83 बेटा है, जनरली एक्सेप्टेड फीचर ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पहला स्टेटमेंट है कि एसिमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ लिपिड, ये सही बेटा, क्योंकि आप देखिए जो लिपिड होता है बेटा, लिपिड के मॉलिक्यूल में हेड और टेल होती हैं। जो हेड होता है वो बाहर की तरफ और टेल अंदर की तरफ होती हैं, तो ये एसिमेट्रिक अरेंजमेंट हो गया। दूसरा, रैपिड डिफ्यूजन ऑफ इनऑर्गेनिक आयन अक्रॉस लिपिड बाइलेयर। बेटा इनऑर्गेनिक आयन जो होते हैं उन पे चार्ज होता है और चार्ज्ड मॉलिक्यूल आसानी से डिफ्यूज नहीं होते, तो ये गलत है। इट कंप्राइज बोथ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, सही है। लेटरल डिफ्यूजन ऑफ इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन, ये भी सही बेटा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 आपसे पूछा गया, विच इज़ द केमिकल नेचर ऑफ एल्डोस्टेरॉन। बेटा एल्डोस्टेरॉन एक हार्मोन है और ये स्टेरॉयड नेचर का है, कोलेस्ट्रॉल से इसकी सिंथेसिस होती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय आपसे पूछा गया है कि कौन कांस्टेंट रहता है बेटा, तो ए बैंड कॉन्ट्रैक्शन के समय कांस्टेंट रहता है, बाकी एच बैंड, ए बैंड और जो सार्कोमियर होता है वो घटते हैं, लेकिन मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय ए बैंड में कोई चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 86, ये भी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया बेटा, द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ। अगर ट्रांसपिरेशन का रेट इंक्रीज करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज करना होगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ट्रांसपिरेशन में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर घटेगा तो ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ेगा। बाकी अगर टेम्परेचर बढ़ता है या विंड वेलोसिटी बढ़ती है तब भी ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ेगा। तो यहाँ पर डिक्रीज पूछा गया, तो प्रेशर घटने पर ट्रांसपिरेशन का रेट बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया, ए मिनरल डेफिशिएंसीज लाइकली अफेक्ट ओल्डर लीफ मोर देन यंगर लीफ इफ। बेटा अगर डेफिशिएंसी ओल्डर लीफ में हो रही है तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा, अगर मिनरल डेफिशिएंसी ओल्डर लीफ में पहले आपको नज़र आ रही तो इसका मतलब मिनरल मोबाइल है, और अगर डेफिशिएंसी यंगर लीफ में पहले नज़र आती है तो इसका मतलब वो इमोबाइल है। तो बेटा यहाँ पर बी आंसर होगा। आपसे कहा है कि अफेक्ट ज़्यादा कहाँ कर रहा है, ओल्डर लीफ को, तो इसका मतलब मिनरल कैसा है, मोबाइल। अगर कहता है यंगर लीफ को अफेक्ट करता है तो आप कहते हैं कि मिनरल जो है वो इमोबाइल है। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा, प्लास्टिड दैट स्टोर ऑयल एंड फैट। तो ऑयल एंड फैट को स्टोर करने वाले प्लास्टिड बेटा एलायोप्लास्ट होते हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करते हैं, एलेरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करते हैं, इलायोप्लास्ट फैट और ऑयल को स्टोर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, सीएनजी इज बेटर देन पेट्रोल और डीजल बिकॉज सीएनजी। तो सीएनजी की खास बात है बेटा कि ये एफिशिएंटली बर्न होता है, बहुत कम हिस्सा अनबर्न रहता है, तो ये सही है। कैन नॉट बी साइफॉन्ड, आप चोर चुरा नहीं सकता, एंड एडल्टरेटेड, मिलावट खोल मिलावट नहीं कर सकते, तो ये भी सही है। नॉन कार्सिनोजेनिक एंड नॉन कोरोसिव, बेटा ये कार्सिनोजेनिक नहीं क्योंकि इसमें कोई भी पोल्यूटेंट नहीं रिलीज होते, तो आंसर ऑल हो जाएगा। सीएनजी इसीलिए बेटर है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें सही हैं। चलिए बेटा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, सेलेक्ट द मिसमैच पेयर। पहला सेमी सर्कुलर कैनाल इंटरनल ईयर सही है। कॉर्पस कैलोशम सेरिब्रल हेमिस्फीयर सही है, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कॉर्पस कैलोशम कनेक्ट करता है। क्रेनियल नर्व माइलिनेटेड ये भी सही है। रोडोप्सिन विजुअल वायलेट दिया गया जबकि ये विजुअल पर्पल होता, तो ये गलत है, तो यही आपका आंसर है क्योंकि आपको मिसमैच पेयर ढूंढना था। तो बेटा ये आपके 90 क्वेश्चन हो गए। कोई भी अगर आपका सजेशन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये टेस्ट अच्छा लगा जो मैंने आपको कराया तो बाकी जो 5 टेस्ट हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा, उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा।